नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। डेली न्यूज एनालिसिस 24 सितंबर 2022। आज के इंपॉर्टेंट न्यूज कौन कौन सा है चेक करते हैं। सबसे पहले हेडलाइंस देखिए, जम्मू में डोगरा मोनार्क महाराजा हरि सिंह की बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट हुआ है, इस बारे में देखेंगे। फिर देखिए, स्पैम कॉल्स एंड फ्रॉडुलेंट मैसेजेस को प्रिवेंट करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से एक बिल प्रपोज होने वाला है, इसके बारे में देखेंगे। फिर देखिए, सेंटर का 2019 एफिडेविट ये बोला है दलित क्रिश्चियंस एंड दलित मुस्लिम्स को शेड्यूल कास्ट स्टेटस नहीं मिलेगा। बेसिकली अगर एक दलित मुस्लिम या क्रिश्चियन बन जाता है, बेसिकली अपना रिलीजन वो कन्वर्ट करते हैं, तो उनका शेड्यूल कास्ट स्टेटस खत्म होगा। तो उस बारे में एक आर्टिकल है दोस्तों, बहुत अच्छा आर्टिकल है, इंफॉर्मेटिव आर्टिकल है, ठीक है। फिर देखिए, ओडिशा का नयागढ़ में ये डाटा ड्रिवन सॉल्यूशन टू चाइल्ड मैरिज को प्रिवेंट करने के लिए एक यूनिक इनिशिएटिव अडॉप्ट किया है ओडिशा का नयागढ़ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। ये भी वीमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड एक अच्छी न्यूज है। फिर देखिए, G4 कंट्रीज हाईलाइट अर्जेंट नीड फॉर रिफॉर्म इन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। देखिए, हमारा एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर साहब अभी यूनाइटेड नेशंस में है, तो उधर G4 कंट्रीज का भी एक मीटिंग हुआ। G4 कंट्रीज मतलब उनका डिमांड ये है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स होना चाहिए, परमानेंट मेंबर्स का जो नंबर्स है वो इंक्रीज होना चाहिए। बेसिकली ये 4 कंट्रीज जो है, इंडिया, ब्राजील, जर्मनी एंड जापान, इनको भी इंक्लूड करना है एज परमानेंट मेंबर्स इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो इस बारे में भी देखेंगे। वर्ड ऑफ द डे देख लेते हैं, निक्स, पुट एन एंड टू या फिर कैंसल। देखिए, आज का न्यूज़पेपर में एक न्यूज आया है, एससी निक्सस प्ली सीकिंग हेल्थ वार्निंग्स ऑन लिकर बोटल्स। सिगरेट पैकेजेस जैसा हेल्थ वार्निंग लिकर बोटल्स में भी होना चाहिए करके एक प्ली पहुंचा था सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस प्ली को कैंसिल किया है, निक्स किया है। वैसे ये वर्ड निक्स एक इनफॉर्मल वर्ड है, फॉर्मली कम यूज किया जाता है इस वर्ड को, ठीक है। तो आगे जाने से पहले लेक्चर पर लाइक का बटन, चैनल को अब तक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए आप सुपर थैंक्स का ऑप्शन यूज कर सकते हो। शुरुआत करते हैं। सबसे पहला न्यूज, डोगरा मोनार्क महाराजा हरि सिंह बर्थडे सेलिब्रेटेड विद फेयरवेल इन जम्मू। जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज में न्यूज आपको काम आएगा। देखिए, महाराजा सर हरि सिंह के बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स। लास्ट रूलिंग महाराजा ऑफ प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर थे महाराजा सर हरि सिंह। ही वॉज द सन ऑफ अमर सिंह एंड भोटियाली चिप। 1923 में इनके अंकल का डेथ के बाद न्यू महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बने थे महाराजा हरि सिंह। इंडियन इंडिपेंडेंस इन 1947 के बाद महाराजा हरि सिंह ये चाहते थे जम्मू एंड कश्मीर एज एन इंडिपेंडेंट किंगडम रहे। केवल जम्मू एंड कश्मीर नहीं, और भी प्रिंसली स्टेट्स थे जो इंडिपेंडेंस चाहते थे या फिर एज एन इंडिपेंडेंट किंगडम रहना चाहते थे, जैसे कि जूनागढ़, हैदराबाद, ट्रावनकोर, है कि नहीं। नाउ तो तब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन्हें रिक्वेस्ट किया था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करने के लिए और पार्ट ऑफ इंडिया बनने के लिए, पर ये माने नहीं। पर देखिए, पार्टीशन के बाद पाकिस्तान ने अपनी असलीपन दिखाया। उन्होंने ट्राइबल आर्म्ड मैन एंड पाकिस्तान आर्मी को भेजा जम्मू एंड कश्मीर में, बेसिकली कश्मीर को कैप्चर करने के लिए। उस वक्त महाराजा हरि सिंह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हेल्प मांगे थे। तो तब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये बोला महाराजा हरि सिंह को, अगर हमारी सपोर्ट आपको चाहिए तो आपको डोमिनियन ऑफ इंडिया में एग्जिट होना पड़ेगा। तो उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था। फिर वो टिटुलार महाराजा रहे थे 1952 तक। टिटुलार मतलब जिनका कोई रियल अथॉरिटी नहीं है। पर 1952 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मोनार्की कंप्लीटली अबॉलिश किया। फाइनल डेज ये बॉम्बे में रहे थे एंड 26 अप्रैल 1961 को इनका देहांत हुआ। तो अभी 75 ईयर्स के बाद जम्मू एंड कश्मीर हॉलीडे ऑब्जर्व किया है ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डोगरा मोनार्क महाराजा हरि सिंह। अब ये डोगरा मोनार्क क्यों बोलते हैं दोस्तों? क्योंकि ये डोगरा डिनास्टी से बिलोंग करते थे। वैसे डोगरी लैंग्वेज के बारे में आपको पता होगा, इट इज वन ऑफ द 22 शेड्यूल लैंग्वेज अंडर 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए, आफ्टर 75 ईयर्स जम्मू एंड कश्मीर ऑब्जर्व्ड ए हॉलीडे on the birth anniversary of Dogra monarch Maharaja Hari Singh on Friday and was marked by cake cutting and street celebrations in part of Jammu region में। तो जम्मू रीजन में केक कटिंग सेरेमनी हुआ, स्ट्रीट सेलिब्रेशंस हुए, जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हो। तो बेसिकली इनकी बर्थ एनिवर्सरी मनाया गया। तो जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन इसी वीक अनाउंस किए थे कि बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द महाराजा के दिन हॉलीडे सेलिब्रेट होगा, जिन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था 1947 में। देखिए, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन 1947 में साइन होने के बाद महाराजा हरि सिंह जम्मू एंड कश्मीर के बाहर गए थे। बेसिकली जैसे मैंने बोला, बॉम्बे में जाके सेटल हुए थे, क्योंकि 1949 में एक पॉपुलर गवर्नमेंट जम्मू एंड कश्मीर में राइज हुआ अंडर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। तो भारतीय जनता पार्टी इस दिन को बहुत अच्छी तरह सेलिब्रेट किए हैं।
127 kilos ऑफ लड्डूस डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। बीजेपी एक्टिविस्ट रेस्ड स्लोगन्स लाइक महाराजा हरि सिंह जी अमर रहे, जय डुग्गर, जय डोगरा। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी भी ट्रिब्यूट्स पे किए हैं। एंड जम्मू एंड कश्मीर के जो रीजनल पार्टी से नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, इन्होंने इस मूव को ना अपोज किया ना वेलकम किया। पर देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस स्पोक्समैन तनवीर सादिक लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन को अक्यूज किया है फॉर बीइंग पार्टीजन। हुआ क्या था, अगस्त 5, 2019 जिस दिन अब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हुआ था, उस दिन जम्मू एंड कश्मीर के ऑफिशियल कैलेंडर में से फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का नाम ड्रॉप किया था और महाराजा का नाम इंक्लूड किए थे। एट द सेम टाइम फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर गुलाम नबी आजाद जी ने महाराजा को ट्रिब्यूट्स पे किए हैं इस ओकेशन में। वैसे आपको पता होगा, गुलाम नबी आजाद जी एक नई पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च करने वाला है। नाउ इन्होंने क्या बोला, देखिए, इट्स पर्टिनेंट टू रिकॉल द सी ऑफ चेंजेस इन जम्मू एंड कश्मीर ब्रॉट इन बाय द महाराजा। तो बेसिकली गुलाम नबी आजाद जी महाराजा की तारीफ किए हैं, उनकी पॉलिसीज को। बेसिकली देखिए, महाराजा के टाइम पर वेल ऑर्गेनाइज्ड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था, पीपल फ्रेंडली पॉलिसीज थे, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन को उन्होंने प्रमोट किया था, काफी सारे डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल वर्क्स हुए थे जम्मू एंड कश्मीर में। एंड महाराजा का रिलीजन वाज जस्टिस टू ऑल, ये भी बोले हैं मिस्टर आजाद। अगला है कमिंग सून, रिलीफ फ्रॉम स्पैम कॉल्स, फ्रॉडुलेंट मैसेजेस, जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस, जीएस पेपर 3 चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी थ्रू कम्युनिकेशन नेटवर्क्स में ये न्यूज आपको काम आएगा। देखिए, आपके मोबाइल फोन्स में काफी स्पैम कॉल्स आते होंगे, फ्रॉडुलेंट मैसेजेस भी आते होंगे, पर आपको ये पता नहीं रहता कहां से ये कॉल आ रहा है, आइडेंटिटी क्या है उस पर्सन का। तो अभी गवर्नमेंट एक बिल लेके आने वाला है दोस्तों, जिसमें ऐसे प्रोविजंस होंगे जो मैंडेटरी बनाएंगे दैट द आइडेंटिटी ऑफ ए पर्सन सेंडिंग ए मैसेज और कॉलिंग शुड बी विजिबल टू द रिसीवर इररेस्पेक्टिव ऑफ द प्लेटफॉर्म यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन। कोई भी प्लेटफॉर्म यूज करे कम्युनिकेशन के लिए, चाहे वो सेलुलर कॉल्स हो, व्हाट्सएप कॉल हो, जूम कॉल हो, स्काइप कॉल हो, जो भी हो, जो पर्सन आपको फोन कर रहा है या फिर जिस ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे आपको फोन कर रहा है, उसकी आइडेंटिटी उन्हें मेंशन करना होगा या फिर रिसीवर को विजिबल होना चाहिए आइडेंटिटी। ऐसे प्रोविजंस इंक्लूड करके एक ड्राफ्ट बिल प्रपोज किया है मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। तो टेलीकॉम मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव साहब ने यह बोला है, द फोकस ऑफ द प्रपोज्ड टेलीकॉम बिल वाज टू एंश्योर प्रोटेक्शन ऑफ यूसेज। तो यूसेज के प्रोटेक्शन एंश्योर करने के लिए यह टेलीकॉम बिल प्रपोज किया है। नाउ ही सेड प्रोटेक्शन ऑफ यूसेज वुड नॉट बी लिमिटेड टू कॉल मेड वाया लैंडलाइन और नॉर्मल वॉइस कॉल्स। अब देखिए दोस्तों, नॉर्मली ये जो कॉल्स आते हैं कोई लैंडलाइन नंबर से आता है या फिर नॉर्मल वॉइस कॉल्स होते हैं, केवल इसके लिए प्रोटेक्शन नहीं होगा। अगर कोई व्हाट्सएप कॉल कर रहा है, जूम कॉल कर रहा है, फेस टाइम कर रहा है, स्काइप कर रहा है, सबके लिए प्रोटेक्शन होगा। तो ड्राफ्ट बिल के थ्रू एक लीगल फ्रेमवर्क एनेबल करेंगे दोस्तों यूजर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। नाउ ये जो बिल है दोस्तों, ये एक्सिस्टिंग लीगल फ्रेमवर्क को रिप्लेस करेंगे। अभी के हिसाब से हमारा टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर को रेगुलेट करने वाले 2-3 लॉज है। वन इज इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885, द वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट 1933 एंड द टेलीग्राफ वायर्स अनलॉफुल पोसेशन एक्ट 1950। तो ये तीनों लीगल फ्रेमवर्क को या फिर लॉज को रिप्लेस करेंगे ये जो प्रपोज्ड टेलीकॉम बिल है। और भी प्रोविजन है दोस्तों इस टेलीकॉम बिल में। हमारे देश में जितने फाइनेंशियली स्ट्रेस्ड ऑपरेटर्स है, उनके ड्यूज को, जो डेट है, उन्हें वेव ऑफ करने के लिए कुछ प्रोविजन है सब्जेक्टेड टू सर्टेन कंडीशंस। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है, ब्रिंगिंग ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स विद इन द एम्बिट ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज। देखिए, जितने ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है उन्हें टेलीकॉम सर्विसेज के एम्बिट में लेके आएंगे। देखिए, ये आज के डेट में हमारे देश में एक बहुत बड़ा कंसर्न है दोस्तों। जितने भी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है ना, जिसके थ्रू भी मैसेजेस स्प्रेड होता है, काफी सारे आजकल मूवीज रिलीज होता है, डॉक्यूमेंट्रीज आते हैं, है कि नहीं। तो इन सबको रेगुलेट करने के लिए एक प्रॉपर लॉ नहीं है हमारे देश में अभी के हिसाब से। क्यों नहीं है? क्योंकि पहले तो ओटीटी नहीं था ना, किसी को पता ही नहीं था। तो टाइम के हिसाब से लॉस को चेंज करना पड़ेगा। तो इन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को भी रेगुलेट करने के लिए प्रोविजन है ये नया टेलीकॉम बिल में। तो क्या करेंगे, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को एम्बिट ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज में लेके आएंगे। मतलब टेलीकॉम सर्विसेज के लिए आज के डेट में जितने लीगल फ्रेमवर्क है वो सब ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए भी एप्लीकेबल होगा। जैसे कि देखिए, अगर कोई ओटीटी प्लेटफॉर्म को इंडिया में ऑपरेट करना है तो गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ेगा एंड देयर विल बी प्रोविजंस फॉर मैसेज इंटरसेप्शन इन केस ऑफ पब्लिक इमरजेंसी। देखिए, आज के डेट में जब कोई पब्लिक इमरजेंसी होता है तो गवर्नमेंट के पास ये अथॉरिटी है टेलीकॉम सर्विसेज के जो मैसेजेस हैं उन्हें इंटरसेप्ट करने का, पर ये ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो ये जो नई बिल आने वाला है इसमें इसके लिए भी प्रोविजंस होगा और अगले 6 से 10 महीने में ये लॉ बन जाएंगे। ऐसे
मिनिस्टर ने बोला है। अगला है दलित क्रिश्चियंस, दलित मुस्लिम्स can't be compared to Buddhist converts, says Sunday's 2019 affidavit. GS पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस, वेलफेयर ऑफ वल्नरेबल पॉपुलेशन में न्यूज आपको काम आएगा। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव में काफी अच्छे पॉइंट्स है दोस्तों इस पर्टिकुलर न्यूज में, तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए आप ही के हिसाब से The Constitution Scheduled Castes Order 1950 provides for recognizing only communities that practice Hinduism, Sikhism और Buddhism as scheduled caste. देखिए कॉन्स्टिट्यूशन आप ही के हिसाब से केवल 3 रिलीजियन में जो कम्युनिटीज है उन्हें आज शेड्यूल्ड कास्ट रिकॉग्नाइज किया हुआ है, हिंदुइज्म, सिखिज्म और बुद्धिज्म। कहने का मतलब यह है दोस्तों, इन 3 रिलीजियंस को छोड़ के और कोई भी रिलीजियन में शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी को कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज नहीं किया है। इतना क्लियर है? अब ध्यान से सुनिए, अगर कोई दलित या फिर शेड्यूल्ड कास्ट अपना रिलीजियन कन्वर्ट करते हैं, रिलीजन कन्वर्ट करने का फंडामेंटल राइट आपके पास है, आर्टिकल 25, ये बात आपको मालूम है। नाउ अगर एक हिंदू दलित क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होता है तो उनका शेड्यूल्ड कास्ट स्टेटस चले जाता है। क्यों चला जाता है? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से शेड्यूल्ड कास्ट स्टेटस केवल हिंदुइज्म, सिखिज्म एंड बुद्धिज्म में है, क्रिश्चियनिटी में तो नहीं है ना। सेम थिंग गोस विथ मुस्लिम्स ऑल्सो, मुस्लिम में भी कोई शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी को रिकॉग्नाइज नहीं किया है। तो अगर कोई दलित क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम में कन्वर्ट होता है तो उनका शेड्यूल्ड कास्ट स्टेटस जो है खत्म। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत पहले ही क्लियर किया था, उन्होंने 2019 में एक एफिडेविट सबमिट किया था, उसमें ये क्लियरली बोला गया अगर कोई दलित क्रिश्चियनिटी या इस्लाम में कन्वर्ट होता है उनका शेड्यूल्ड कास्ट स्टेटस जो है खत्म हो जाएगा। पर देखिए दोस्तों 2011 में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट्स सुप्रीम कोर्ट में अपने एक एफिडेविट सबमिट किया था, उसमें उन्होंने ये रेकमेंड किया दलित क्रिश्चियंस एंड दलित मुस्लिम्स को भी शेड्यूल्ड कास्ट स्टेटस देना चाहिए। शेड्यूल्ड कास्ट स्टेटस देने का मतलब क्या है? रिजर्वेशन बेनिफिट्स देना चाहिए अगर वो 2 क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। नंबर 1 इज इफ दे कंटिन्यू टू प्रैक्टिस देयर ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स एज दे डिड प्रियर टू कन्वर्शन। मतलब देखिए रिलीजन कन्वर्ट होने के बाद भी वो अपना ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स को अगर प्रैक्टिस कर रहा है, एंड इफ दे कंटिन्यू टू फेस सोशल डिसेबिलिटीज ड्यू अनटचेबिलिटी, मतलब रिलीजन कन्वर्ट होने के बाद भी उन्हें सोशल डिसेबिलिटीज, डिस्क्रिमिनेशन लाइक अनटचेबिलिटी वगैरह फेस करना पड़ रहा है, तो इस सिचुएशन में दलित क्रिश्चियंस एंड दलित मुस्लिम्स को भी शेड्यूल्ड कास्ट स्टेटस देना चाहिए करके रेकमेंड किया था नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट्स 2011 एफिडेविट में। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी है कि नहीं? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये बोला अगर कोई क्रिश्चियनिटी या इस्लाम में कन्वर्ट होता है उनका दलित स्टेटस खत्म हो जाएगा, पर नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट्स ने ये बोला है कि अगर ये 2 क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है तो उन्हें भी शेड्यूल्ड कास्ट स्टेटस देना चाहिए। एट द सेम टाइम नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट्स ने यह भी बोला था कि एक इंडिपेंडेंट स्टडी कंडक्ट करना चाहिए ये पता करने के लिए कि ये जो कन्वर्टेड दलित है वो अपने ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स को ठीक तरह से प्रैक्टिस कर रहा है कन्वर्शन के बाद भी, और उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन भी होता है। अब देखिए ये पता तो करना पड़ेगा ना, ऐसे बोलने से थोड़ी ना होगा। कोई भी दलित क्रिश्चियनिटी या इस्लाम में कन्वर्ट हो जाएगा और बोलेगा कि हम अपने ट्रेडिशंस को फॉलो कर रहे हैं और हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, अनटचेबिलिटी होता है, ऐसे बोलने से काम नहीं चलेगा ना। तो एक्चुअली एक इंडिपेंडेंट स्टडी भी होना चाहिए, इस तरह भी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट्स ने एक्नॉलेज किया था। अब ये न्यूज में क्यों आया है? दलित क्रिश्चियंस एंड दलित मुस्लिम्स को भी शेड्यूल्ड कास्ट स्टेटस देना चाहिए करके एक पिटीशन पहुंचा था सुप्रीम कोर्ट में। पिटीशन क्यों पहुंचा था दोस्तों? गवर्नमेंट जो है बुद्धिस्ट कन्वर्ट्स को या फिर जो नियो बुद्धिस्ट है, नियो बुद्धिस्ट मतलब क्या होता है? जो दलित बुद्धिज्म में कन्वर्ट हुए थे डॉक्टर BR अंबेडकर को फॉलो करके, उन्हें नियो बुद्धिस्ट बोलते हैं। वो जो नियो बुद्धिस्ट है उन्हें शेड्यूल्ड कास्ट स्टेटस दिया हुआ है गवर्नमेंट, बट एट द सेम टाइम दलित क्रिश्चियंस एंड दलित मुस्लिम्स को नहीं दिया है। तो ये गलत है, ये बोल के एक पिटीशन पहुंचा था सुप्रीम कोर्ट में। अब बुद्धिस्ट कन्वर्ट्स को शेड्यूल्ड कास्ट देने का गवर्नमेंट का जस्टिफिकेशन ये है दोस्तों, that the original caste or community of Dalit Buddhist can be located while that of Dalit Christians and Dalit Muslims cannot, since these conversions have been taking place for centuries। इसका मतलब यह है जितने दलित बुद्धिज्म में कन्वर्ट हुआ था ना, उनका ओरिजिनल कास्ट और कम्युनिटी पता करना मुश्किल नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम कन्वर्शन डॉक्टर BR अंबेडकर जी के टाइम पर हुआ था, जिन्हें नियो बुद्धिस्ट कहते हैं। पर दलित क्रिश्चियंस एंड दलित मुस्लिम्स का जो कन्वर्शन है ये तो सेंचुरी से हो रहा है, इनका ओरिजिनल कास्ट एंड कम्युनिटी पता करना मुश्किल है।
और गवर्नमेंट का कहना यह भी है दोस्तों, जितने दलित इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हुआ है उनका सोशल स्टेटस ऑलरेडी अपग्रेड हुआ है। दे कैनॉट क्लेम टू बी बैकवर्ड, तो इन्हें शेड्यूल कास्ट स्टेटस देने की जरूरत नहीं है। वेरास दलित बुद्धिस्ट जो है उन्हें शेड्यूल कास्ट स्टेटस देना है। तो समझ गया ना, गवर्नमेंट ने ये क्लियर किया है 2019 एफिडेविट के थ्रू, दलित बुद्धिस्ट जैसे दलित क्रिश्चियंस एंड दलित मुस्लिम्स को शेड्यूल्ड कास्ट स्टेटस नहीं दे सकते। और एक इश्यू है दोस्तों, मैंने आपको इधर बोला था currently the constitution scheduled castes order 1950 provides for recognizing only communities that practice Hinduism, Sikhism and Buddhism। आप देखिए एक्चुअली शेड्यूल कास्टेस ऑर्डर 1950 में केवल हिंदुइज्म में जो कम्युनिटीज है उन्हें रिकॉग्नाइज किया था आज शेड्यूल कास्ट, बट 1956 में एक अमेंडमेंट से उसमें सिख कम्युनिटीज को भी इंक्लूड किया, 1990 में एक अमेंडमेंट से बुद्धिस्ट कम्युनिटीज को भी इंक्लूड किया। तब इसके लिए रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया का अप्रूवल की जरूरत नहीं था, पर आप ही के हिसाब से कोई भी कम्युनिटी को अगर शेड्यूल कास्ट में इंक्लूड करना है तो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया का अप्रूवल की जरूरत है। यह 1999 से लागू है। नो, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के बारे में आपको मालूम है ना, जो सेंसस कंडक्ट करवाते हैं, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया कंडक्ट करवाते हैं, वो सब RGI या रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया है। तो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया का भी कहना यह है दोस्तों, दलित क्रिश्चियंस एंड दलित बुद्धिस्ट अपना कास्ट आइडेंटिटी लूज करते हैं जब वो कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। और उन्होंने यही बोला था दलित बुद्धिस्ट के बारे में भी, पर इसके बावजूद गवर्नमेंट ने बुद्धिस्ट कन्वर्ट्स को इंक्लूड किया है शेड्यूल कास्ट लिस्ट में। तो ये सारी इश्यूज है दोस्तों। देखा जाएगा तो दलित क्रिश्चियंस, दलित मुस्लिम्स, दलित बुद्धिस्ट तीनों अपने रिलीजन को कन्वर्ट किया है, पर केवल दलित बुद्धिस्ट को शेड्यूल कास्ट स्टेटस दे रहा है। दिस इज द मेन इश्यू, ठीक। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों जो सेंटर की तरफ से जस्टिफिकेशन है बुद्धिस्ट कन्वर्ट्स को केवल इंक्लूड करने का, दैट इज एक्सप्लेनेशन 2 of the clause 2 bracket B of article 25 defines Hindus to include Sikhs, Jains and Buddhist। तो ये जो सिख, जैन एंड बुद्धिस्ट है उन्हें हिंदूस में इंक्लूड कर सकता है, इस तरह आर्टिकल 25 क्लोज 2 ब्रैकेट बी का एक्सप्लेनेशन है। तो इसलिए उन्होंने बुद्धिस्ट कन्वर्ट्स को इंक्लूड किया करके सेंटर ने जस्टिफिकेशन दिया था। तो ठीक है, पूरी कहानी मैंने आपको बता दिया। अब आप अगर एक सुप्रीम कोर्ट जज है तो आपका डिसीजन क्या होगा दोस्तों, ये सारे जस्टिफिकेशंस सुनने के बाद आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या आप दलित क्रिश्चियंस एंड दलित मुस्लिम्स को भी शेड्यूल्ड कास्ट स्टेटस देंगे या नहीं। अगला है G4 कंट्रीज हाईलाइट अर्जेंट नीड फॉर रिफॉर्म इन UN सिक्योरिटी काउंसिल। GS पेपर 2 इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में ये न्यूज आपको काम आएगा। देखिए, आप सबको पता होगा हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर S जयशंकर साहब अभी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन में है, तो उधर G4 कंट्रीज के मीटिंग हुआ है। G4 कंट्रीज में कौन कौन है, जर्मनी, ब्राजील, जापान एंड इंडिया। G4 कंट्रीज का मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है दोस्तों, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स होना चाहिए। रिफॉर्म्स माने G4 कंट्रीज को भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप दे देना चाहिए। ये तो काफी सालों से डिमांड रहा है दोस्तों, अब तक कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ है, इसलिए उन्होंने अपना डिससैटिस्फैक्शन भी एक्सप्रेस किया है। वैसे आप सबको पता होगा दोस्तों, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में जो 5 परमानेंट मेंबर्स है, दैट इज USA, UK, फ्रांस, रशिया एंड चाइना, इनके पास वीटो पावर्स है। कोई भी डिसीजन को वो अपना वीटो पावर यूज करके ब्लॉक कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, रिसेंटली इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने एक प्रपोजल पुटअप किया था एक पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट को UNSC कमिटी 1267 में लिस्ट करने के लिए, बेसिकली एज ए ग्लोबल टेररिस्ट डेसिग्नेट करने के लिए, पर चाइना ने मना किया। अब चाइना मना किया तो वो हो ही नहीं पाएगा। तो यही होता है दोस्तों वीटो पावर से। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट मेंबर्स के अलावा 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स भी है। सो द काउंसिल इज कंपोज्ड ऑफ 15 मेंबर्स। ये जो नॉन परमानेंट मेंबर्स है उनका 2 साल का टर्म रहता है। आप ही के हिसाब से कौन कौन नॉन परमानेंट मेंबर्स है, अल्बेनिया, ब्राजील, गैबन, घाना, इंडिया, आयरलैंड, केनिया, मेक्सिको, नॉर्वे एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो देखिए, इंडिया का जो टर्म है 31 दिसंबर 2022 को खत्म होगा, समझ गए। नाउ और एक बात, आप इधर देखिए दोस्तों, इसमें ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, मतलब हर एरिया में से मेंबर्स है। जैसे कि यूरोप से अल्बेनिया है, नॉर्वे है, आयरलैंड है, एशिया से इंडिया है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, और साउथ अमेरिका में से मेक्सिको है एंड ब्राजील है।
अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में से ग्याबन है, खाना है, केनिया है। तो इसी तरह ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है नॉन परमानेंट मेंबर्स के लिए। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कोई भी एक रेजोल्यूशन पास होने के लिए 15 में से 9 मेंबर्स का वोट चाहिए। एट द सेम टाइम सारे जो परमानेंट मेंबर्स का अप्रूवल भी चाहिए। 15 में से 9 मेंबर्स क्या 14 मेंबर्स का भी अप्रूवल होने से काम नहीं चलेगा। सारे जो परमानेंट मेंबर्स है वो अप्रूव करना चाहिए, वो अपना वीटो पावर यूज करेंगे तो कोई भी रेजोल्यूशन या डिसीजन पास नहीं होगा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। तो इसके अगेंस्ट है दोस्तों G4 कंट्रीज। इसके अलावा G4 कंट्रीज ने अफ्रीकन कंट्रीज को भी सपोर्ट किया है दोस्तों, उन्हें भी परमानेंट एंड नॉन परमानेंट कैपेसिटी देना चाहिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में ना। G4 कंट्रीज के हिसाब से अभी का जो यूएन डिसीजन मेकिंग बॉडीज है वो ठीक तरह से काम नहीं कर पा रहा है, क्योंकि प्रेजेंट जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस देखते हुए यूनाइटेड नेशंस कुछ नहीं कर पा रहा है। तो इसलिए अगर ग्लोबल प्रॉब्लम्स को इफेक्टिवली एड्रेस करना है तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अर्जेंट रिफॉर्म्स की जरूरत है। वैसे यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन यूएस सपोर्ट एम्फोसाइज किया था फॉर एक्सपैंडिंग परमानेंट एंड नॉन परमानेंट सीट्स ऑन द काउंसिल। जब वो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को एड्रेस किया था, जो बाइडेन ने G4 कंट्रीज को एक्चुअली सपोर्ट करते हुए स्टेटमेंट दिया था। बट एट द सेम टाइम अगस्त 2021 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का स्पोक्सपर्सन नेड प्राइस ने यह बोला था, यूएस सपोर्ट्स एक्सपेंशन ऑफ बॉडी प्रोवाइडेड इट डज नॉट अल्टर और एक्सपैंड द वीटो। देखिए, एक्सपैंड करो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर परमानेंट मेंबर्स का जो वीटो पावर है उसको अल्टर नहीं करना चाहिए, फिर क्या फायदा है। तो इधर भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का डबल स्टैंडर्ड्स आपको दिख रहा है दोस्तों, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, देखिए G4 कंट्रीज को अपोज करने के लिए एक कॉफी क्लब फॉर्म हुआ था काफी पहले। कॉफी क्लब में इटली, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, साउथ कोरिया, अर्जेंटीना एंड पाकिस्तान है। देखिए, जर्मनीज बिड फॉर सिक्योरिटी काउंसिल परमानेंट मेंबरशिप को अपोज करता है इटली एंड स्पेन। इंडिया बिड को अपोज करता है पाकिस्तान। ब्राजील बिड को अपोज करता है अर्जेंटीना एंड जापान बिड को अपोज करता है ऑस्ट्रेलिया। तो ये जो G4 कंट्रीज के जो बिड है परमानेंट मेंबरशिप के लिए, इन्हें अपोज करने वाले ये जो कंट्रीज है इन्हें कॉफी क्लब भी बोलते हैं। फाइनल न्यूज, इन ओडिशा's नयागढ़ ये डाटा ड्रिवन सॉल्यूशन टू चाइल्ड मैरिज, GS पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस, GS पेपर 1 विमेन एम्पावरमेंट में ये न्यूज आपको काम आएगा। ओडिशा में एक छोटा डिस्ट्रिक्ट है नयागढ़, उन्होंने एक यूनिक इनिशिएटिव अडॉप्ट किया है बाय थरोली रिकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन ऑन ऑल एडोलसेंट गर्ल्स इन द डिस्ट्रिक्ट। तो देखिए, डिस्ट्रिक्ट में जितने एडोलसेंट गर्ल्स है उनके पूरे इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड किया है नयागढ़ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। किसके लिए? चाइल्ड मैरिज को प्रिवेंट करने के लिए। वैसे एडोलसेंट गर्ल्स मतलब क्या होता है दोस्तों? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से 10 से 19 साल के बीच में जो गर्ल्स है उन्हें आप एडोलसेंट गर्ल्स बोल सकते हैं। तो देखिए, इनके क्या क्या डिटेल्स इन्होंने रिकॉर्ड किया है दोस्तों, जैसे कि उनका बर्थ रजिस्ट्रेशन डेट, एड्रेस, एजुकेशन स्टेटस, आधार कार्ड नंबर, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, फैमिली डिटेल्स, ये सब कुछ अवेलेबल है एक रजिस्टर में, और ये रजिस्टर का नाम है अलेवा। ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे नयागढ़ का टोटल पॉपुलेशन 9,62,789 है एंड सेक्स रेशियो 855 है। 855 सेक्स रेशियो काफी कम है दोस्तों। वैसे आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए इंडिया का सेक्स रेशियो कितना है, और इंडिया में सबसे बेहतर सेक्स रेशियो कौन सा स्टेट में है। नाउ, चाइल्ड मैरिजेस इन आइसोलेटेड लोकेशंस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट आर स्टिल कंसिडर्ड ए पार्ट ऑफ द सोशल लाइफ। तो बेसिकली नयागढ़ डिस्ट्रिक्ट में जो रिमोट एरियाज है अभी भी चाइल्ड मैरिजेस होते हैं दोस्तों, और मैक्सिमम जो चाइल्ड मैरिजेस है वो एज ग्रुप ऑफ 14 to 19 के बीच में होता है, और ये वही लड़कियों की शादी होती है जो स्कूल से ड्रॉप आउट होते हैं दोस्तों। इसलिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अलेवा प्रोग्राम लॉन्च किया था इस जनवरी में। तो ये टास्क दिया है आंगनबाड़ी वर्कर्स को, उन्हें हर एक एडोलेसेंट गर्ल को आइडेंटिफाई करना है जो उनके जुरिस्डिक्शन में है और उनको ट्रैक करना है। टोटल 1584 रजिस्टर्स अवेलेबल है दोस्तों, 1584 आंगनबाड़ी सेंटर्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट में। और देखिए, गर्ल्स का एज अप्रूव करने की जो अथॉरिटी है ये दिया हुआ है लोकल स्कूल हेडमास्टर को, फादर ऑफ द गर्ल को, सुपरवाइजर एंड चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर दैट इज CMPO को। नाउ, इस रजिस्टर में और भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है दोस्तों, जैसे कि चाइल्ड मैरिज के बारे में, एजुकेशनल प्रोग्रेस के बारे में, स्किल ट्रेनिंग स्टेटस के बारे में एंड हेल्थ इश्यूज ऑफ द एडोलेसेंट गर्ल्स के बारे में। तो बेसिकली इस रजिस्टर में केवल चाइल्ड मैरिज के बारे में नहीं, और भी कई सारे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। गर्ल्स का एजुकेशनल प्रोग्रेस के बारे में, उनका स्किल ट्रेनिंग का स्टेटस क्या है, उनका हेल्थ इश्यूज के बारे में। तो काफी अच्छा एक इनिशिएटिव दोस्तों, यही एग्जाम्पल सारे डिस्ट्रिक्ट को फॉलो करना चाहिए पूरे इंडिया में।
सो नायागढ़ डिस्ट्रिक्ट हैज डिसाइडेड टू मेंटेन द रिकॉर्ड फॉर ए पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। तो देखिए जो अलेवा रजिस्टर है ये 10 साल के लिए मेंटेन किया जाएगा, 2020 से लेके 2030 तक। तो as per Odisha's child marriage prevention strategy, the state aims to eradicate child marriage by 2030। तो 2030 तक चाइल्ड मैरिज को कंप्लीटली एराडिकेट करने का प्लान है दोस्तों ओडिशा का, ठीक है। और इस इनिशिएटिव का पॉजिटिव रिजल्ट भी हुआ है, जैसे कि पिछले 8 महीने में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन 61 चाइल्ड मैरिजेस को प्रिवेंट किया है एंड इट हैज बीन वेरी यूजफुल फॉर ट्रैकिंग द हेल्थ ऑफ गर्ल्स एस्पेशली इफ दे आर एनेमिक। तो जैसे मैंने आपको इधर बोला कि इस रजिस्टर में हेल्थ इश्यूज ऑफ एडोलेसेंट गर्ल्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन है, तो गर्ल्स के हेल्थ स्टेटस ट्रैक करने के लिए भी ये रजिस्टर काम आया, एस्पेशली इफ दे आर अनीमिक। अनीमिक मतलब क्या होता है, बेसिकली हमारे देश में करीब 50% वीमेन अनीमिक है। अनीमिक मतलब रेड ब्लड सेल्स की जो डिफिशियंसी है, ये आयरन की डिफिशियंसी की वजह से होता है। तो अनीमिक है या नहीं ये भी ट्रैक कर पा रहा है इस रजिस्टर से। तो दोस्तों दैट्स इट। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। लेक्चर की पीडीएफ एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।